ओके, हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के बारे में। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में मतलब तुम्हारे साथ में थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्कशन करना चाहूँगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो विजिबल स्पेक्ट्रम तो सबको पता होगा कि 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक के वेवलेंथ की एक रेंज होती है जिसमें हमको अलग अलग कलर नजर आते हैं, राइट। यह है, मान लो, एक हमारे पास विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट, ठीक है। हम बात कर रहे हैं EMW स्पेक्ट्रम की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा टुकड़ा जो है विजिबल लाइट का, उसके बाद में इंफ्रा रेज की बात करेंगे एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट देयर इज रेडियो वेव्स इधर, ठीक है। अगर हम विजिबल लाइट के लेफ्ट साइड में इधर जाए तो हमारे पास इधर है यूवी रेज, नेक्स्ट यहां पे एक्स रेज, और भी देखो तो गामा रेज, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम किसका है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, जिसके अंदर हम विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें शुरुआत होती है वॉयलेट कलर से और एंड होता है रेड कलर से। जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर एंड रेड कलर की वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर। मतलब कि यहां पे हम सीधा लिख सकते हैं दैट इज व्हाट, ये वाला जो है 400 नैनोमीटर वाली वैल्यू है वेवलेंथ की, और यहां पे ये 700 नैनोमीटर। अगर वेवलेंथ 700 नैनोमीटर के ऊपर है, मतलब यहां पे इधर लैम्बडा इंक्रीज होने जा रहा है, तो वो वाला जो पर्टिकुलर रीजन होगा और स्पेक्ट्रम होगा वो इंफ्रारेड रेज के लिए होगा, या फिर उससे भी बढ़ जाए तो रेडियोस के लिए। इधर वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, मतलब कि क्या, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, एंड वाइस वर्सा ऑफ दैट। इधर 400 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ होगी, मतलब कि लैम्बडा डिक्रीज होते जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इधर क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, उसके बाद में एक्स रेज, गामा रेज, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ क्या होती है, कम, और उनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम होती है। मुद्दे वाली बात यह है कि हम खाली जब जिन चीजों को, जिन ऑब्जेक्ट को हम नेचर में देख पाते हैं, इसलिए देख पाते हैं कि उन ऑब्जेक्ट से कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन हमारे आंखों में आते हैं। और जरूर अगर उन ऑब्जेक्ट को कुछ कलर दिख रहा है तो बिकॉज कि इस विजिबल स्पेक्ट्रम के बीच में, मतलब 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर, इन बीच में ही कुछ ना कोई वेवलेंथ हमारे आंखों तक आ रही है, और इसलिए उस पर्टिकुलर वेवलेंथ जिस कलर को मैच करती है वो कलर हमको उस ऑब्जेक्ट का परसीव होता है, नजर आता है। जैसे अब ये मेरे हाथ में चौक है, इसका येलो कलर है, ठीक है। तो येलो कलर है इसलिए कि इस ऑब्जेक्ट पे आके व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है। व्हाइट लाइट सबको पता है क्या होती है, व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन होता है सभी कलर का। इसका मतलब इट इज द कंपोज ऑफ ऑल द डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे आके जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगा तो यहां पे कुछ रेडिएशन या कुछ एनर्जी ये बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, कुछ ट्रांसमिट भी हो सकती है, कुछ रिफ्लेक्ट भी होगी। लेकिन हमको कलर जो परसीव होता है दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब कि अगर मेरे पास मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रही है व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट इंसिडेंट हो रही है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट वेवलेंथ का कंपोज होता है, बहुत सारी, सभी वेवलेंथ आके गिरती है, मतलब व्हाइट लाइट कंपोजिशन होता है सब कलर का, ठीक है। तो व्हाइट लाइट आके इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो तीन चीजें होती है। एक तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसमिट भी कर सकता है, ठीक है, तो ट्रांसमिट करेगा, या फिर इनको करेगा रिफ्लेक्ट। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कलर के लिए। मतलब कि जब व्हाइट लाइट आगे किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होगा, वो लाइट वहां से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अभी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, उस रिफ्लेक्टेड लाइट के, माने कि रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के अंदर जो भी वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ जिस कलर के साथ मैच करती है वो कलर हमको उस ऑब्जेक्ट का नजर आएगा। और मोर प्रिसाइजली हम ऐसा कह सकते हैं, खाली उस पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ ही वो ऑब्जेक्ट रेडिएट नहीं करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो सभी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन वो वाली वेवलेंथ जिस वेवलेंथ की वजह से हमको वो कलर नजर आ रहा है, जैसे इस येलो, इसकी बात करेंगे हम लोग येलो चौक की, तो यहां से जो वेवलेंथ आ रही है वो डोमिनेटिंग है उन सभी वेवलेंथ पे जो रिफ्लेक्ट हुई है। मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग वेवलेंथ उन्होंने रिफ्लेक्ट की है, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है? उस वेवलेंथ का है जिसका कलर येलो के साथ मैच होता है। तुम समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैसा नजर आएगा? येलो कलर का नजर आएगा।
और सिमिलरली फॉर अदर ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जो तुम नेचर में देख रहे हो उसके पीछे यही रीजन है। ब्लैक बॉडी से कोई भी चीज रिफ्लेक्ट होती नहीं आती, इसलिए वो हमको ब्लैक नजर आती है। ब्लैक कोई कलर नहीं है, इट इज व्हाट अब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे हम लोग। समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो ये बेसिक चीज मैंने इसलिए बताई क्योंकि हम जिस चीज को पढ़ने वाले हैं, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को पढ़ने वाले हैं, वहां पे हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा ही मतलब सिमिलर फेनोमेना के ऊपर डिस्कशन करना है। ठीक है, तो क्या होता है, जो भी ब्लैक बॉडी होती है, हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन इमिट करते हैं उन रेडिएशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मान लो हमारे पास कोई ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर मतलब उसको हमने हीट किया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, अभी ब्लैक बॉडी क्या करेगी, एनर्जी को रेडिएट करेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड यह है कि ब्लैक बॉडी इमिट्स रेडिएशंस ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, दैट इज व्हाट दे वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, यानी कि सभी तरह की वेवलेंथ प्रेजेंट होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में इसको हमने हीट कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया इसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो अभी ये ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, हीट को रेडिएट करने वाला है। क्या करने वाला है, हीट को रेडिएट। जब ये ऑब्जेक्ट हीट को रेडिएट करेगा तो ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ अलग अलग तरह की होती है, एक ही टाइप की वेवलेंथ वो रेडिएट नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट बात है। और वो वेवलेंथ कितनी होगी, तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक वेरी कर सकती है। ठीक है, जैसे मान लो ये λ1 है, λ2, ऐसे मैं बहुत सारी वेवलेंथ यहां पे लिख सकता हूं। ठीक है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां पे इस बॉडी से हीट बाहर फेंकी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब हीट को बाहर फेंकने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सी वेवलेंथ का है, तो λ1 है, यहां पे λ2, तो λ2 वाली वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन इस λ2 का कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, सो ये λ2 क्या होगा, λ मैक्स होगा हमारा, ये वो वाली वेवलेंथ होगी जो वेवलेंथ मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी को इमिट कर रही है। समझ रहे क्या, वो वाली वेवलेंथ जो मैक्सिमम हीट एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी को इमिट कर रही है बॉडी से, उस वाली वेवलेंथ को हम क्या कहेंगे, उसकी λ मैक्स। इसके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है ना, जैसे मान लो T1 टेम्परेचर पे λ2 जो है वो हमारी मैक्सिमम वो वाली वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट की जा रही है, ऐसा कहना है मेरे को। ठीक है, λ मैक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, λ2। अब अगर मैं कहूं कि इस बॉडी का टेम्परेचर T1 से मैंने चेंज करके T2 कर दिया, बढ़ा दिया शायद, ऐसा कहेंगे, तो हो सकता है कि ये बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ जाए, तो ये और एनर्जी को रेडिएट करेगी ज्यादा। लेकिन इस बार कोई जरूरी नहीं कि λ2 इमिट करेगा, तो इस बार हो सकता है जो कंट्रीब्यूशन है किसका ज्यादा हो, λ3 का ज्यादा हो। मतलब कि अब λ मैक्स का जो रोल है T2 टेम्परेचर पे वो कौन परफॉर्म करेगा, दैट इज व्हाट λ3, मतलब वो वाली वेवलेंथ जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट की जा रही है। देखो ये λ3 वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट की जा रही है। ठीक है, ये बेसिक है ना। अब इस चीज को हम लोग कहां पे थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के अंदर। तो अभी मैं क्या करता हूं, बोर्ड पे यहां पे ड्रॉ करने जा रहा हूं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, और उस डायग्राम को आप लोगों को काफी अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उस ग्राफ से, जो ग्राफ में बनाने जा रहा हूं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा, ओके, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी आपको अच्छे से फोकस करना है। वन बाय वन हम ही देखेंगे हम उसको। ठीक है, तो चलो, तो अभी हम देखेंगे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ओके, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को देखने से पहले आप लोगों को λm के बारे में जानना है। व्हाट इज λm? क्या होता है कि जब भी कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर रही होती है, यानी कि एनर्जी को रेडिएट कर रही होती है, तो उसमें से जो रेडिएशन हो रहे हैं वो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ के रेडिएशन होते हैं। ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। ठीक है, लेकिन एक सर्टेन वेवलेंथ पे, एक वेवलेंथ की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ बॉडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, λm को, दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ, मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर के, लेट से किसी बॉडी का टेम्परेचर है 3000 केल्विन, तो 3000 केल्विन के लिए हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो वो ग्राफ जो है एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट कर रहा है। अगर तुम रेडिएंट एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट करते हो तो उसी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम के अंदर हम लोगों ने क्या किया, कुछ इस तरीके से ये एक मेरे को ग्राफ मिला। ठीक है, इस तरीके से, और ये ग्राफ है फॉर 3000 केल्विन। इस टाइम पे ये जो हमको
ग्राफ मिला है, रेडिएट एनर्जी कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है बॉडी विथ व्हाट वेवलेंथ, मतलब अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग एनर्जी तुमको दिख रही है। इस पर से हमको ये ध्यान में आता है कि जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द वेवलेंथ और विथ वेवलेंथ वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। देखो जब वेवलेंथ कम थी, वेवलेंथ की वैल्यू बहुत कम थी, उस टाइम पे जो एनर्जी रेडिएट कर रही थी बॉडी वो भी कैसी है, कम है, मतलब इस वेवलेंथ पे एनर्जी रेडिएट की जा रही, बाहर फेंकी जा रही है, वो कम है। धीरे धीरे जो एनर्जी रेडिएट पर यूनिट या पर यूनिट टाइम है वो बढ़ते जा रहा है, समझ रहे क्या? उसके बाद में अगेन क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। मतलब अगर अलोंग एक्स एक्सिस तुम जाओगे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, तो पहले तो एनर्जी रेडिएटेड जो होती है वो कम होती है, बाद में अगेन इंक्रीज हो जाती है, बाद में फिर डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द वेवलेंथ वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। इनिशियली जो रेडिएट एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बाद में एक मैक्सिमम वैल्यू को मतलब अटेन कर रही है, उसके बाद में फिर से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ड्यूरिंग दैट रेडिएशन हम लोगों को वेवलेंथ की एक वैल्यू मिलती है, जिस वैल्यू पे ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट की जा रही है ये मैक्सिमम मिलती है। फॉर एग्जांपल दिस वन, तो ये होगा हमारा लैम्बडा मैक्स, यानी कि इस वेवलेंथ पे जो एनर्जी है वो ज्यादा रेडिएट की जा रही है। ये जो कर्व तुमको दिख रही है, इस कर्व के अंडर जो एरिया है, ये एरिया कितना होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये जो कर्व है, कर्व के अंडर जो एरिया है वो भी ज्यादा होगा। दैट मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट दैट टेम्परेचर ग्रेटर होगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। किस तरीके से, जैसे अगर मैंने 3000 केल्विन से टेम्परेचर को इंक्रीज करते हुए कुछ ग्राफ बनाया। अब बॉडी का टेम्परेचर मान लो 4000 है, कितना है, 4000। इस बॉडी का टेम्परेचर मान लो 4000 केल्विन है, ठीक है। तो अब देखो इस कर्व के नीचे जो एरिया है वो एरिया कैसे होगा, बढ़ गया। इसका मतलब जितना टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा होगा, बॉडी उतनी ज्यादा हीट को क्या करेगी, रेडिएट करेगी। और इस बार देखो जो लैम्बडा एम की वैल्यू है वो लैम्बडा एम की वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगी, मतलब वो वाली वेवलेंथ जिस वेवलेंथ पे एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रेडिएट की जा रही है, ये होगा तुम्हारा लैम्बडा एम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ। तो 400 केल्विन पे हम लोगों को ये ग्राफ मिल गया, ठीक है। तो लैम्बडा एम क्या हो गया, शिफ्ट हो गया लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम क्या करेंगे, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो हमको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। तो सभी केसेस में जो ग्राफ है, ग्राफ का शेप जो है वो लगभग हमको सेम मिल रहा है। देख लो तुम लोग, इनिशियली क्या होता है, जब वेवलेंथ की वैल्यू कम है तब जो एनर्जी रेडिएट की जा रही है वो भी कम है, लेकिन धीरे धीरे क्या होते जाएगा बच्चों, मतलब एनर्जी रेडिएट पर यूनिट टाइम बढ़ते जाएगा, अगेन बाद में क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। अगेन इस टाइम पे भी हम लोगों को एल मुझे एक वेवलेंथ ऐसी मिलेगी जिस वेवलेंथ पे एनर्जी ज्यादा रेडिएट की जा रही है, तो लैम्बडा एम अगेन क्या होगा, शिफ्ट हो गया। उस टाइम पे लेट से तो टेम्परेचर है दैट इज व्हाट 5000 केल्विन है। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, एरिया अंडर द कर्व बढ़ते जा रहा है। एरिया अंडर द कर्व बढ़ना मतलब क्या है, इट इज व्हाट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय दैट बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो 5000 केल्विन पे बॉडी ने ज्यादा एनर्जी रेडिएट की होगी, और उस टाइम पे ज्यादा एनर्जी बाहर फेंकने वाला जो वेवलेंथ होगी रेडिएशन की वो ये वाली होगी, समझ रहे हैं क्या। और अगर तुम आगे बढ़ोगे, मतलब ये लैम्बडा एम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, जैसे तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हो। अगेन अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। मान लो ये वाला जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है 5500 केल्विन। तो अगेन लैम्बडा एम देखो हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब लैम्बडा एम जो तुमको मिल रहा है, ये लैम्बडा एम कहां पे है, देखो ये आया है लगभग 500 के आजू बाजू में, और हमको पता है कि 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक क्या होता है, एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वेवलेंथ का, राइट। जो वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम है वो कैसा है, विजिबल स्पेक्ट्रम आता है ना। तो मतलब उस टाइम पे हम लोगों को जो रेडिएशन भेज रही हो बॉडी, उसमें कुछ कलर भी नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने लोहे के किसी टुकड़े को गर्म, मैंने शायद एग्जाम्पल इसके पहले भी दिया हुआ है, किसी लोहे के टुकड़े को अगर तुम हीट करोगे, ठीक है, हीट करते जाओगे तो लेट से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो रेड हो जाता है। अगर तुम और टेम्परेचर उसका इंक्रीज करो तो उसका जो कलर है वो रेड से येलो या येलोइश ऑरेंज जिसको बोलेंगे वो हो जाएगा। और टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उसका कलर ब्लूइश व्हाइट आता है। मतलब टेम्परेचर को तुम इंक्रीज करोगे तो वहां से जो रेडिएशन आएंगे वो रेडिएशन अलग अलग वेवलेंथ के आते हैं, इसलिए हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर उसमें नजर आते हैं। लेकिन अगर उस विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर के वेवलेंथ वाले रेडिएशन को भेज रहा है तो शायद हमको कलर वही दिखे जो रूम टेम्परेचर पे उसका होता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होके किसी लोहे से हमारे पास आता है तो वो जो कलर दिखता है वही दिखेगा हम लोग, समझ रहे हो तुम लोग। तो ये वो बात है,
ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या है कि सब केसेस के अंदर सब ग्राफ जो हमने बनाए उसका बेल शेप कर्व तुमको नजर आ रहा है, जिसमें इनिशियली जो ग्राफ है उसमें वेवलेंथ कम थी तो एनर्जी रेडिएट कम है, बाद में एक हाईएस्ट वैल्यू रीच कर रही है, उसके बाद में फिर से डिक्रीज हो रही है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उसके बाद में इनिशियली ये बार बार वही पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को मतलब ध्यान रहे, चाहे तो तुम नोट्स में से देख के उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। और लैम्बडा एम तुमको पता है क्या है, मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ। ठीक है। तो इस पर से ऊपर से वीन्स नाम के भाई साहब ने एक रिलेशन हमको दिया जिसको हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोलते हैं। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ किससे रिलेटेड है, तो ये है मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ से रिलेटेड। वो बताता है कि ये जो मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ होती है, एंड मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ दैट बॉडी। मतलब ये जो इनिशियल टेंपरेचर लेट से T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है, तो इस केस में T4 बड़ा है T3 से, T3 बड़ा है T2 से, एंड T1 ये इस तरीके से सबसे बड़ा T4 है। ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू है वो किधर बढ़ती जा रही है, मतलब शिफ्ट होती जा रही है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, मतलब लैम्बडा एम कम होते जा रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो इनके बीच में रिलेशन कैसा हुआ, इनवर्स। ठीक है। तो यही क्या है तुम्हारा, इसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं इसको, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है। ये जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है इसको तुम और अच्छे से एलाबोरेट कर सकते हो। दैट इज लैम्बडा एम इज इक्वल टू, यहां पे कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा और डिवाइड में आएगा t, एंड दिस b इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज वीन्स कांस्टेंट। ठीक है। तो इस b की जो वैल्यू थी बच्चों होती है 2.98 into 10 raised to the power -3। तो b का यूनिट क्या होगा बताओ जरा, b इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा एम इनटू t। अब लैम्बडा एम का यूनिट होता है मीटर क्योंकि वेवलेंथ है, एंड टी का होता है केल्विन। तो b इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज व्हाट 2.98 into 10 raised to the power -3 मीटर केल्विन। तो ये मिला हमको, व्हाट इज दैट, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो बताया कि जो मैक्सिमम इमिसिव वेवलेंथ होती है दैट विल बी व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो आई होप तुम लोगों को जो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम है वो अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स दिए, इसको तुम पॉइंट वाइज अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।